बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैज़ान अशरफ। आज आपके सामने आज का जो अखबार है वो आपके सामने रखूँगा और 10 अहम जो ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। जो सबसे अहम ख़बर है, जो वज़ीर आज़म ने जिस पे इजलास भी बुलाया और आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि आइंदा आने वाले कई महीनों में, 2-3 महीनों में बजट भी पेश होने वाला है कौमी असम्बली में, जिस पे तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। चूँकि इमरान खान ने अपनी माशी टीम भी तब्दील की है, फ़ी शेख की जगह शौकत तरीन को लगाया गया है। देखते हैं कि शौकत तरीन साहब क्या कमालात करते हैं और क्या नई जिद्दत लाते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में। जो सबसे जो अहम ख़बर थी वो अखबार की, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो इमरान खान ने आज इजलास बुलाया था, उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो था महंगाई के हवाले से, कि महंगाई को किस तरह काबू किया जाए और आइंदा आने वाले बजट में जो नए टैक्सेस हैं वो लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी 12 लाख जो टैक्स पेयर हैं उन पे ही चल रही होती है, तो उनको मैनेज करना होता है और उसी को लेके आगे चलना होता है। जो इमरान खान साहब ने उनके सामने तजवीज़ रखी गई, उनमें तजवीज़ ये थी कि मज़ीद टैक्स ना लगाए जाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा लेकिन आम आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। जो शाह सुर्खी है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। मज़ीद टैक्स ना लगाए जाएं, माशी हालात मुश्किल में, मसाइल का आउट ऑफ बॉक्स हल निकाल कर आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये इमरान खान की स्टेटमेंट थी जो उन्होंने इजलास में कही कि मज़ीद जो टैक्स हैं वो ना लगाए जाएं, ताकि जो आम आवाम है, जो रेडी बान है, जो लोग मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात ना आएँ। ये एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की जानिब से। अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं लेकिन ये फ़ाइनल नहीं है चीज़ें। इजलास का जो अहवाल है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोयटा में जो कुछ हुआ उस पर मज़म्मत की और उसमें जो मासूम लोग इफ़ेक्टेड हुए उस पर उन्होंने बड़े गहरे दुख का इजहार किया इजलास शुरू होने से पहले। फिर उसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की जो कौम है उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उस हवाले उनका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने पिछले 70 साल में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और हम जीतने के बिल्कुल करीब हैं। जो हम पे मसल्लत किया गया था, जो मुसीबतें हम पे मसल्लत की गई थी, वो हम उससे उसमें हमारी जीत साबित हो रही है, क्योंकि ये दुनिया मान रही है। फिर उसके अलावा और भी बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें इमरान खान ने जिक्र किया, लेकिन चूँकि हमारा मुद्दा अभी फ़िलहाल इकॉनमी को लेके है, वो ये है कि इक़्तिसादी मुशावरती कौंसल CEC के इजलास में इमरान खान ने हदायत दी अपनी जो नई टीम है उनको, कि मुश्किल माशी हालात के पेश नज़र अवाम पर मज़ीद टैक्स लगाने की बजाय रिलीफ फराम किया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को सोचा जाए, तजावीज़ पेश की जाएँ। चूँकि जून में पाकिस्तान का सालाना बजट पेश होता है जिस पे नए टैक्सेस लगते हैं। टैक्स कलेक्शन जो होती है वो रिपोर्ट जारी होती है कि इस साल इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है और हमारी इकॉनमी इस सिमत में जा रही है। फिर उन्होंने जब ये बात की कि आउट ऑफ द बॉक्स हल तजवीज़ किए जाएँ, माशी इस्तेहकाम पैदा तरक्की के लिए रोड मैप लाया अमल जिसे कहते हैं वो पेश किया जाए। ये हदायत वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ज़ेर सदारत इकॉनमिक एडवाइजरी कौंसिल के इजलास से ख़िताब करते हुए दी। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में और मौजूदा गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है। चूँकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, उसको काबू पाने के लिए 3 वज़ीर ख़ज़ाना भी तब्दील हुए। अभी तीसरा वज़ीर ख़ज़ाना आया, देखते हैं कि ये क्या करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता, फ़ौरी तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली की कीमतें हैं उन पे अगर काबू पाया जाता है, अगर बिजली सस्ती मिलती है तो बिजली की वजह से जो आम इंसान है वो भी उसकी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ता है।
चूँकि बिजली आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसने बिजली तो यूज़ करनी करनी है। तो बिजली पे ख़ास तवज्जो देते हुए, उसकी कीमतों में तवज्जो देते हुए इमरान खान ने कहा कि इनकी कीमतें ना बढ़ाई जाएं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि बिजली की कीमतें मज़ीद कम की जाएं ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। मशावरती कौंसिल बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने की तजावीज़ दे। चूँकि ये एक इजलास था जिसमें इमरान खान ने अपनी हदायत देनी थी जो एडवाइजरी कौंसिल थी उसको, कि आप इन इन चीज़ों पे फोकस करें ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। उसमें जो सबसे पहला मुद्दा था वो बिजली का था कि बिजली की कीमतों को बढ़ाया ना जाए बल्कि कम किया जाए, कुछ ऐसी तजवीज़ लाई जाए जिसकी वजह से बिजली की कीमतें ना बढ़ सकें। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम और बिला तातुर फरामी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो दूसरी बात की वो आटे की कीमतों के हवाले से की, चूँकि पाकिस्तान में जो पिछले साल या मौजूदा साल के शुरू में आटे की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, चूँकि आटे की किल्लत आ गई, बहरान पैदा हो गया आटे का। पाकिस्तान में माफिया है इस किस्म का जो ये काम कर रहा है, और जो आटे की कीमतों में आटे को एक कीमतें बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पे भी ज़ोर देते हुए कहा है कि आटे की कीमतों को कम किया जाए। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी तीसरी जो तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी हदायत दी वो ये थी कि कारोबारी फ़ज़ा बेहतर होनी चाहिए। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म अपने हर ख़िताब में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो माशी हालात जिस तरह के हैं और पूरी दुनिया में एक वबा आई हुई है, उसके पेश नज़र जो कारोबार इफ़ेक्ट हुआ है उसको भी देखा जाए, और जो माहौल है एक कारोबार करने का वो भी बेहतर किया जाए ताकि बाहर से सरमायाकारी भी आए और जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है वो बेहतर से बेहतर की जा सके। कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल करना, ये एक ऐसी बात है जो आम इंसान के शायद समझ में नहीं आता कि तुम कारोबार जो कर रहे हैं उनका एतमाद कैसे बहाल किया जाए। उनका एतमाद इस तरह बहाल किया जा सकता है कि नैब जो है वो आज़ाद है, वो किसी भी कारोबारी शख्सियत को पकड़ के अंदर कर देती है और बिला किसी सबूत के, बिला किसी जवाज़ के वो 90 दिन का रिमांड लेके वो अंदर हो जाते हैं, लेकिन उन पे साबित नहीं होता और फिर जो उनका वक्त ज़ाया होता है और फिर जो एक बदएतमादी फैलती है उसकी वजह से जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ जाते हैं और जो कारोबारी अफराद हैं उनका एतमाद भी बहाल नहीं हो पाता। यही वजह है कि पाकिस्तान में बड़े ऐसे कारोबारी हजरात हैं जो अपनी फैक्ट्रियाँ उठा के दूसरे मुल्कों में ले गए हैं, जैसे कि बांग्लादेश में ले गए हैं, श्रीलंका में ले गए हैं, इंडिया में शिफ्ट हो गए और बाकी दिगर मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये सुनने में आया है कि जो बांग्लादेश के जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में एक इनकलाब आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो ख़िताब जो उन्होंने किया था, उनमें उन्होंने इफ्तिताह किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और उसमें पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसने 5% ग्रोथ की थी और ये एक पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें। फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश रही है कि बिज़नेस कम्युनिटी की मशावरत से न सिर्फ पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएँ बल्कि इन पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाया जाए। ये भी बड़ी अहम बात है कि जिन्होंने कारोबार करना है उनको भी इस मशावरत में शामिल किया जाए, उनसे भी तजावीज़ ली जाएँ ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कारोबार करते हैं उनसे भी तजावीज़ ली जाएँ कि आपको किस तरह आपको फैसिलिटेट किया जाए जिससे आपको भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा हो। ये बड़ी एक अहम बात है कि पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आबादी है उसमें से सिर्फ 12 लाख टैक्स पेयर हैं, यानी कि पाकिस्तान इस टाइम 12 लाख टैक्स पेयर के सर पे चल रहा है। अगर यही डबल हो जाते हैं तो हमारी इकॉनमी डबल हो जाएगी और हर बंदे को आसानी होगी, महंगाई कम हो जाएगी, हर इंसान की ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और मुस्बत असर पड़ेगा। तो लिहाजा ये
तीसरा मुद्दा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जो उन्होंने आज बैठ के अपनी मशावरती कौंसिल के सामने बैठ के ये तजवीज़ दी। फिर इमरान खान ने जो चौथी और सबसे बड़ी जो हदायत दी, पायदारी मुआशी इस्तेहकाम तरक्की के हवाले से कलील मुद्दत, वसत मुद्दती और कसीरुल मुद्दती इक़दामात पर मबनी रोड मैप तजवीज़ किया जाए, ताकि मईशत के अहम शोबों जिनमें एनर्जी, तमीरात, ज़राअत, सियाहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सब्सिडीज़, कीमतों में इस्तेहकाम, छोटी और दरमियानी सनत के फ़रोग़, बैरून मुल्क से तरसीलात। ये जो बैरून मुल्क से तरसीलात हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जो हमारे भाई हैं जो अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन गए हैं, वहाँ जाके कमाई करते हैं और अपने प्यारों को जब वो पैसे भेजते हैं डॉलर्स में, तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है और उन्हीं के सहारे पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। अब जो इमरान खान ने कहा कि मुल्क से तरसीलात ज़र और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे शोबों को मज़ीद मुनज़्ज़म किया जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, उसमें लोगों को ये कॉल उठा के उसको कह दें कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे शोबों को मज़ीद मुनज़्ज़म किया जाए। ये जो एंड वाला पैरा जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें कोई 7 से 8 शोबे हैं जिसमें इमरान खान ने कहा है कि इनको भी फैसिलिटेट किया जाए, जिनमें एनर्जी है, चूँकि CPEC है, CPEC में भी एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू तकरीबन अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन ऑपरेशनल हो जाएंगे ये इस साल के एंड तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा एनर्जी का इनकलाब होगा पाकिस्तान में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। फिर तमीरात, जो तमीरात होती हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें ईंट चाहिए होती है, सरिया चाहिए होता है, उसमें हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए होता है, उसमें लकड़ी का काम करने वाला होता है, उसमें एक घर बनाने में तकरीबन 10 डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं। तो ये बड़ा एक अहम रोल है तमीरात का, जिसमें बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी लगी होती है। इसमें लोगों को सब्सिडी दी जाए, सीमेंट में सब्सिडी दी जाए, उसमें जो ईंटें लगती हैं उस सब्सिडी दी जाए, फिर उसके बाद ज़राअत, चूँकि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और जो पाकिस्तान के छोटे तबके के जो किसान हैं, उनके हवाले से इमरान खान ने ज़ोर देते हुए कहा है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, खाद में सब्सिडी दी जाए, बिजली में सब्सिडी दी जाए, जो नहरी निज़ाम है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, ताकि जो पानी हमें महंगा मिलता है बिजली ना होने की वजह से, जो लोग बिजली पेट्रोल से जो पानी वो निकालते हैं उसमें कमी वाक़या होगी, और उसके बाद जो नहरी निज़ाम है वो जब बहाल होगा तो आम ज़िम्मेदार को भी पानी मुहैया होगा और सस्ता पानी मुहैया होगा। फिर उसके बाद ज़राअत के हवाले से अगर देखा जाए तो चूँकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो पिछले 1 साल में इस गवर्नमेंट ने जो रेट दिए हैं वो इनकलाबी रेट थे, बेहतरीन रेट थे। एक आलू की जो फसल थी वो बड़ी बेहतरीन फसल गई है। ज़िम्मेदार बड़ा खुश था इमरान खान से, दुआएं दे रहा था इमरान खान को कि जो 1 एकड़ नवाज शरीफ के दौर में 40,000 का सेल हो रहा था, और इस साल या पिछले साल वो 2 से 2.5 लाख रुपए तक का भी गया है। अगर किसी की अच्छी फसल गई है तो उसका 3 लाख तक का एकड़ गया, और उसमें मैक्सिमम खर्चा 40,000 रुपये आता है। तो ये ज़िम्मेदार को पे बैक हुआ है, ज़िम्मेदार खुशहाल हुआ है, और ऐसा होना चाहिए। अगर हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो ये पाकिस्तान खुशहाल होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। फिर सियाहत, पूरी दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो फिंगर टिप्स पे गिनाए जा सकते हैं, जो सियाहत के हवाले से बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, और वो 40 सियाहत पे रहे हैं, जैसे श्रीलंका, सऊदी अरब, और ऐसे कई ममालिक हैं जो सियाहत पे ही चल रहे हैं। मालदीव है जो रेवेन्यू अपना सिर्फ सियाहत पे ही कमा रहे हैं। तुर्की की इकोनॉमी बहुत नीचे है, वहाँ पे सियाहत बहुत ज़्यादा है, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो वो सियाहत से जो पैसा आता है उसी से ही उनकी इकोनॉमी चलती है। और पाकिस्तान में जब से इमरान खान आया, उन्होंने सियाहत के हवाले से एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है और एक पूरी टीम बनाई है जो इस पे काम कर रही है, जिसमें बहुत सारे
लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और कुछ नौजवान भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि सेहत के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी इनकलाब आया है, और आना चाहिए। पाकिस्तान में अगर खुशगवार माहौल होगा तो बाहर से पाकिस्तान को देखने आएंगे लोग, और एक पॉजिटिव इमेज आएगा सेहत के हवाले से। लेकिन ये एक बड़ी एक छोटी सी चीज़ है, और इसमें बड़े राज होते हैं। जैसे कि बाहर से लोग आएंगे, वो पाकिस्तान देखेंगे, जो पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है पूरी दुनिया के सामने, कि हम शायद हर बंदा बंदूक उठाए बाइक फिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो आएंगे देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे, और ऐसा हुआ है। कई वीडियोस आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। एक वीडियो है जिसका टाइटल था वाई एवरीथिंग इज़ फ्री इन पाकिस्तान। ये डॉक्यूमेंट्री थी जो एक व्लॉगर थी, अमेरिकन व्लॉगर थी, उसने बनाई थी, और वो बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री है। वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लाजमी देखें, ताकि आपको पता चले कि सेहत का क्या रोल होता है पाकिस्तान की इकॉनमी में, या किसी भी मुल्क की इकॉनमी में उसका क्या असर होता है। वीडियो ठीक हो रही है, बताएं ज़रा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने बताया कि जो हमारे हैं, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उस हवाले से उन्होंने बताया, मेरा मुँह थक गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने ज़िक्र करते हुए बताया कि जो तहफ़्फ़ुज़ है आम आवाम को, वो भी फ़राहम किया जाए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे आ जाते हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, उनमें नई जिद्दत आनी चाहिए। फिर उसके बाद सब्सिडीज़ हैं। सब्सिडीज़ तो खैर हर डिपार्टमेंट में दी जाती हैं जब बजट पेश किया जाता है, तो इस पे भी उन्होंने ज़ोर दिया। फिर कीमतों में इस्तेहकाम, अगर कीमतें कम नहीं हो सकती तो कम से कम इसको इस्तेहकाम इसको रोका जा सके यहीं पे, ताकि चीज़ें आगे ना बढ़ें, जिसके लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी अगले इजलास में। और फिर उसके बाद बजट तरतीब दिया जाएगा। बजट तरतीब देने के बाद फिर कौमी असम्बली में पेश होगा, फिर वो नए रोले होंगे, नए पंगे होंगे, वो भी आपको बताएंगे। स्टे ट्यून। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। फिर छोटी और दरमियानी सनत का फ़रोग। छोटी और दरमियानी सनत का जो फ़रोग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके रिलेटेड और मेरे रिलेटेड है। मैंने अगर बिज़नेस शुरू किया है, और जिसके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, और अगर वो ठीक ना हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी ना दी, या गवर्नमेंट ने वो माहौल फ्री ना बनाया जो मैं चाह रहा हूँ, तो मैं अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकूँगा। लिहाजा फिर एक बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, आम आवाम की ज़िंदगी पे बड़ा असर पड़ेगा। फिर उसके बाद बैरून मुल्क से जो तरसीलात आती हैं, ये मैंने पहले बताया, पहले जिक्र किया कि ये एक बड़ी अहम चीज़ है। 17 मिनट की हो गई है, 18 मिनट की हो गई है। फिर मुल्क से जो तरसीलात हैं, बैरून मुल्क से जो तरसीलात आती हैं, जैसे मेरा एक दोस्त मुस्तजाब है, वो कहता है कि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। जाना चाहिए उसे, बिल्कुल फ़ौरी चले जाना चाहिए, जहाँ का भी वीज़ा मिले जाना चाहिए, चाहे कंबोडिया चला जाए, लेकिन चला जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो वहाँ जाएगा तो वो घर वालों को डॉलर भेजेगा, हमें डॉलर भेजेगा, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और बहुत फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे जो शोबे हैं, उनमें जिद्दत लाई जाए, उनमें जो है वो इस्तेहकाम पैदा किया जाए, ताकि जो लोग प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं उनको भी सहारा मिले, वो भी पैसे कमाएं, और गवर्नमेंट को टैक्स भी दें, लाजमी दें, दूध में पानी ना मिलाएं। ये थी जो एडवाइजरी कौंसल के सामने इमरान खान ने अपनी हदायत रखी। इसके बाद इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खबर थी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो थी दो खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है जस्टिस काजी फाइज़ केस। अगर मैं आपको दिखा दूं कि मेरा एक दोस्त स्क्रीन की दूसरी तरफ क्या कर रहा है, तो आप शायद ये वीडियो मेरी ना देखें, वैसे आप कौन सी देख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हुई है आज, और रिहाई भी हो गई है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में, ओवरऑल सियासत में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों में
पीडीएम टूटते बिखरते और टूट गई। हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हुए, और इख्तलाफात होने के बाद मैंने गाली दे देनी, निकल जाओ यहाँ से। शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हुई है, मंजूर होने के बाद आज उनकी रिहाई हो गई है। और 1 मिनट ज़रा रुकें, जाइएगा प्लीज़। ये ले चार्जर काट दे। अच्छा, ये डिस्टर्ब करना भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे हैं अपने, कोई बात नहीं। अच्छा, आज रिहाई हुई है जिसमें जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ने फैसला बरकरार रखा है और रिहाई उनकी हो गई है। और इस रिहाई होने के बाद क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है कि वो मुफाहमत की सियासत करते हैं। अभी 40 मिनट की वीडियो पड़ी और मैं थक गया हूँ, थोड़ी ब्रेक नहीं लग सकती अगर मैं इसको ब्रेक लगा दूँ? और आधे घंटे की ठीक रह जाएगी, हो जाएगा मोनेटाइज। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल मैच ने मुतफिका तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर कर ली है। ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब जरदारी से मुलाकात करें, बिलावल भुट्टो से मुलाकात करें और पीपल्स पार्टी को फिर पीडीएम में शमूलियत की दावत दें और एक नई जिद्दत के साथ पीडीएम को दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन जो खला पैदा हो चुका है, जो बयानात आ चुके हैं, जो दोनों तरफ से बयानबाजी हो चुकी है, जो शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार सामने आया है, वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो पीपल्स पार्टी कभी भी अपने स्टांस से नहीं हिलेगी, 1 इंच भी नहीं हिलेगी। क्योंकि ख़बरें कुछ ऐसी आई थी पीडीएम के हवाले से, ख़ासतौर पे पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, जो पीपल्स पार्टी तक पहुंची थी और उन्होंने तस्दीक की इसकी। उसके बाद उन्होंने फिर पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि एनपी ने पहले ही ये भांप लिया था और उन्होंने पहले ही पीपल्स पार्टी से 2 दिन पहले ही उन्होंने पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से पीडीएम को ख़ासा नुकसान हुआ। और एक दफ़ा फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा क्वारंटाइन हो गई और उन्होंने जो है अपना ट्विटर अकाउंट महदूद कर लिया, अपनी बयानबाजी भी महदूद कर ली। अब चूँकि रिहाई हो गई है, रिहाई होने के बाद 50 लाख रुपए के 2 मसलके भी जमा करवाने की हदायत की है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वकील थे जी शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने आज जमा करवाए हैं मसलके, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई है। आज रिसीव किया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने घर में शहबाज शरीफ साहब को, और रमज़ा शहबाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी इस्तकबाल किया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या माहौल बनता है, क्या माहौल नहीं बनता। थैंक यू। अगर देखा जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का भी होल्ड है, लाहौर में भी उनका होल्ड है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अब बड़े ज़ोर शोर से जाएगी पंजाब में, और जो उनको एक रास्ता दिया गया नून लीग की जानिब से वो इख्तियार करेगी। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जिस पे नून लीग नहीं मानी। और नून लीग का मुतालबा या नून लीग के ना मानने की वजह ये थी कि उनको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वहाँ सूट करता है, चूँकि वो पहले ही उन पे चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, सवाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के और चंद लोगों के, बाकी तमाम लोग ये चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को उतार दिया जाए, क्योंकि उनकी कारकर्दगी पिछले 2.5 सालों में 0/0 थी।
इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग कह रही है कि हमें ये बंदा मंजूर है, हम इसको नहीं हटाना चाहते। अगर ये हट गया, इसकी जगह कोई और अच्छा बंदा आ गया तो हो सकता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस इससे डबल हो जाए, 0 है वो 100% चली जाए और नून लीग का सफाया हो जाए। वो ये चाहती है कि उस्मान बुज़दार ही रहे ताकि ना परफॉर्मेंस आएगी ना इनको वोट मिलेगा। ये उनका बयानिया है मुस्लिम लीग नून का। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, अवाम पिस रही है, अवाम जो है वो रिलीफ लेने के लिए तड़प रही है, लेकिन आप अपनी सियासत ना करें, आप अवाम की तरफ देखें, लेकिन नून लीग नहीं सुन रही। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी पंजाब में आएगी, बिलावल भुट्टो के लिए स्टेज लगेगा, वहाँ पे हर ज़िले में इनके बिलावल भुट्टो के जलसे होंगे, जो कि बाकायदा इलेक्शन का आगाज़ होगा 2023 का। चूँकि अब इस बजट के बाद जितनी भी पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टियाँ, वो इलेक्शन की तरफ चली जाएंगी। तैयारियाँ होती हैं, एंड वाले 2 साल में 3 साल हुकूमत अपना काम दिखाती है, उसके बाद फिर 2 सालों में उसको आवाम के सामने पेश करती है कि हमने ये काम किया। साथ साथ प्रोजेक्ट भी चलते रहते हैं। फिर इंटर्म गवर्नमेंट आती है, वो नए इलेक्शन का ऐलान करती है, उसके बाद नए ताज़ा इलेक्शन होते हैं और उसके बाद एक नई हुकूमत तश्कील दी जाती है। फिर वो इसी तरह सेटअप चलता रहता है। अब नून लीग को चाहिए कि वो इमरान खान को हटाने की बजाय वो आने वाले इलेक्शंस की तैयारियां करें। जैसे कि पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हम पंजाब में इस दफ़ा दोबारा इन होंगे, चूँकि सिंध में वो ऑलरेडी उनकी हुकूमत है और वहाँ से वो डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन वो पंजाब में भी टफ़ टाइम देंगे। अगर वो पंजाब में पीपल्स पार्टी आती है और पंजाब में अपनी सियासत चमकाती है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि जो नून लीग का वोटर है वो बेसिकली वो इससे पहले पीपल्स पार्टी को वोट देता था और अब वो कन्वर्ट होकर नून लीग में चला गया था और नून लीग के कुछ वोट डिवाइड हो गए थे इसमें तहरीक इंसाफ में। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि पीटीआई की जो हुकूमत है वो केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी है, वो उनका यहाँ पे इतना स्टेक होल्डर नहीं है जितना नून लीग इस पंजाब का स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनकी सियासत यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ज़्यादा ख़तरे की जो बात है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है। शहबाज शरीफ का बाहर आना, बिलावल भुट्टो का पीडीएम से अलहदा होना, फिर हो सकता है कि ये एक हो जाएं, लेकिन इनके नज़रियात, इनकी सोच एक नहीं होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता। मरीम नवाज़ साहबा लंदन जाती हैं या पाकिस्तान रहती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब वापस कब आते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवालिया निशान है, और वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा एंट्री कब देते हैं, कब नहीं देते, ये मुक़्तदर हल्के जानते हैं, हम नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहिए, फ़ायदा क्यों नहीं। मुझे नहीं होता कुछ 27 मिनट मैंने सुने, पागल होगा वो। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर थी वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस के वाले से थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है, गले की हड्डी बन चुका है काजी फायज़ ईसा साहब के लिए। आज पाकिस्तान का ये निज़ाम चेक करें, इंसाफ का निज़ाम चेक करें, आप हैरान रह जाएंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया में ये क्या खेल खेला जा रहा है कि एक जज जो फर्स्ट टाइम कटहरे में खड़ा होता है और सेकंड टाइम वो इंसाफ के कुर्सी पे बैठा होता है। मतलब एक जज बैक वक्त मुजरम भी है और जज भी है। ये दुनिया की किसी अदालत या किसी भी जुडिशरी में ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती जो पाकिस्तान में हो रही है।
और ये एग्जाम्पल सेट नहीं होनी चाहिए थी, ये इंसाफ सबके लिए होना चाहिए था। और अगर काजी फायज ईसा साहब को लगता है कि वो सच्चे हैं तो उनको पहले जो अपना मनसब है उससे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और कटहरे में आना चाहिए था। ये मिसाल देनी चाहिए थी कि मैं आज एक बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इस कटहरे में खड़ा हो सकता हूँ तो इस मुल्क का हर बंदा इस कटहरे में खड़ा हो सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने ना वो अपना मनसब छोड़ा, ना उन्होंने केस को आगे जाने दिया। केस में वो कभी इमरान खान का जिक्र करते हैं, कभी किसी का जिक्र करते हैं, कभी किसी की एग्जांपल देते हैं, कभी पाकिस्तान गट रहा है, कभी गटर पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या वो इस तरह के रिमार्क्स देते हैं जिससे लगता है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन मुझ पे तो हिदायत भी लग सकती है, मैं कड़ा एडा बड़ा हाँ यार, तुझी मन सुन रहे हो, लेकिन कोई गल नहीं, चलता है, पाकिस्तान है। अदालत उज़्मा में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस के हवाले से जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों के खिलाफ दायर की गई नज़रसानी दरख्वास्त को अब ये देखें, एक केस के 36 हिस्से निकाल लेते हैं और वो 36 माह चलते हैं, फिर 36 माह चलने के बाद 36 साल चलते हैं, ना इसका फैसला होगा और ना कुछ भी होगा, आवाम का टाइम ज़ाया किया जाएगा, जिस तरह मैं आप लोगों का कर रहा हूँ। नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अपने दलाइल मुख्तसर रखने की हदायत पर होने वाली तलखी की वजह से फाजिल जज साहिबान आपस में उलझ पड़े। ये देखें, ये है पाकिस्तान का निज़ाम जिसमें जज आपस में उलझ पड़े। दरख्वास्त क्या थी कि अटॉर्नी जनरल को अपने जो दलाइल हैं वो मुख्तसर करने चाहिए, ये दरख्वास्त दायर हुई थी और इस पे पिछले 2 माह से बहस हो रही है। चेक करें आप हालात पाकिस्तान की जुडिशरी के और इनका पाकिस्तानी अवाम से मजाक चेक करें। जिस तरह ये गवर्नमेंट मजाक करती है, जिस तरह बाकी तरह मजाक करते हैं, उस तरह जुडिशरी भी मजाक कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उन पर तो इन्हें अदालत लगा दी जाती है। फिर उसके बाद जो जज साहिबान आपस में उलझ पड़े और जस्टिस मकबूल बाकर कमरा अदालत से उठकर चले गए। फाजिल जजों के दरमियान तल्ख जुमलों के बायस जब माहौल ज़्यादा ख़राब हुआ तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत में मुख्तसर वक्फा करके मामला ठंडा कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, पार्लियामेंट और कौमी असम्बली है जिसमें इजलास हो रहा है और इसमें आपस में गुथम गुथा हुए हैं। ये जुडिशरी में ऐसा देखने में आया, सुप्रीम कोर्ट के अलादलिया में ऐसा देखने में आया। जस्टिस बंदियाल साहब को मुखातब करके कहा कि मैं सवाल कर सकता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर तो बेंच के डार्लिंग हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर कर दें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील के टोकते रहे तो मैं चला जाऊंगा, बहुत हो गया, हर चीज़ की हद होती है। ये एक बेंच में हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यया अफरीदी, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 10 रुकनी फुल कोर्ट लार्जर बेंच ने जुमेरात के रोज़ केस की समाअत की तो जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी अहलिया सरीना ईसा के हमरा पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अपने गुज़श्ता रोज़ के दलाइल जारी रखे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मामला आर्टिकल 187 में अदालत दायर अख्तियार का नहीं है, गैर कानूनी ऑर्डर का है। मुकम्मल इंसाफ देने का तकाजा ये भी है कि इस केस का जल्द इंसाफ किया जाए। वफाकी हुकूमत ने कोई नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की है। FBR का मामला मेरी अहलिया और मेरे इदारे के दरमियान है। हुकूमत सिर्फ केस को लटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस को लटकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नहीं कहा गया कि सरीना ईसा का केस आइन के आर्टिकल 187 के तहत FBR को भेजा गया है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सरीना ईसा ने समाअत ना होने से मुताल्लिक कानूनी हवाले नहीं दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है, अगर ऐसा ही करना है तो हमसे तहरीरी दलाइल ले लिए जाएँ। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दलाइल पर एतराज़ नहीं है, हमें आपकी मुआवनत चाहिए।
फाजिल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरे कंडक्ट पर बात की है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात गैर मुनासिब थी। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि आमिर रहमान साहब आप अच्छे इंसान और वकील हैं, बात ख़त्म करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप जिस अदालती फ़ैसले का हवाला दे रहे हैं वो ज़ेर समाअत मुकदमे से मुख्तलिफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस अक्सरीती जजों ने खारिज कर दिया था और दूसरी जानिब घर बैठी जज की फैमिली के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मालूम नहीं है कि FBI अदालती हुक्म के बगैर कार्रवाई करता है या नहीं। FBI ने तयन करके सरीना ईसा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है कि कोई ऐसा कानून बताएं कि खामंद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी बंद होने के बाद बीवी के ख़िलाफ़ शुरू हो जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FBI में जो कार्रवाई हुई है वो अदालती फ़ैसले का नतीजा है। अगर FBI कार्रवाई ना करता तो ये तौहीन अदालत होती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फ़ैसला तब्दील करने और नज़रसानी में फ़र्क होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी के ख़िलाफ़ शुरू हो गई थी। जस्टिस यही अफरीदी ने कहा कि FBI को तहकीकात करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, हालांकि ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का था। हमें इन निकात पर मामूल फराहम करें। जस्टिस मकबूल बाकर ने मुख्तलिफ लंबी चौड़ी अदालती नज़ायर देने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि हमने दूसरे फरीक को भी बताया था कि वक्त कम है, आप मेहरबानी फरमाकर वक्त की अहमियत को समझें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप अपना वक्त लें, दलाइल अपनी मर्ज़ी से दें। जस्टिस मकबूल बाकर ने बरहमी का इज़हार करते हुए इन्हें कहा कि आप बेंच में मुदाखलत ना करें, मैं आपसे सीनियर हूँ, अपने सीनियर जज को टोकने और बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं है, यहाँ पर कोई रेस तो नहीं लगी। जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुखातब करते हुए कहा कि बंदियाल साहब पास बहुत हो गया, मैंने कभी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की है, हमारे पास वक्त की कमी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं तो सिर्फ सवाल पूछना चाहता था। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मैंने कभी आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुखातब करते हुए कहा कि क्या मैं सवाल कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछें। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि हमने दूसरे फरीक को 40 मरतबा कहा है कि वक्त की कमी है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कोई किसी ख़ास वजह से तख़ीर चाहता है तो अलग बात है, पूरी दुनिया इस मुकदमे के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की जानब देख रही है। इसी दौरान जस्टिस मकबूल बाकर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से फिर मुकालमा करते हुए कहा कि आमिर रहमान साहब आप बहुत माकूल इंसान हैं, अपने दलाइल जल्द मुकम्मल करें। आप हमें अदालती नज़ायर के हवाले नोट करा दें, हम खुद ही पढ़ लेंगे। वक्त बहुत कम है, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उनकी जानिब हाथ से इशारा करते हुए कहा कि आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर कर दें या इन्हें दलाल पूरे करने दें। अगर आप बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं बेंच से उठकर चला जाऊंगा। बहुत हो गया, हर चीज़ की हद होती है। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये समाअत किसी धौंस से नहीं चलेगी, उठकर तो मैं भी जा सकता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ जज आपस में लड़ पड़े, मुकदमा तो इन पे होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनासिब होगा कि अदालत 10 मिनट का वक्फा कर ले, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा, और वो अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और कमरा अदालत से बाहर चले गए। बाद तमाम जज साहबान भी अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर कमरा अदालत से चले गए और अदालती कार्रवाई में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया। तकरीबन 10 मिनट के वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस लेना ही काफ़ी होता है। रोज़े की वजह से हम भी ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त महदूद होने का मतलब ये नहीं कि किसी को मौक़िफ़ देने से रोक दें। बड़ा अहम रिमार्क्स था, ज़बरदस्त रिमार्क्स था। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये हसास तरीन केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर जस्टिस मकबूल बाकर को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत ख़्वाह हूँ। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर तो बेंच के डार्लिंग हैं।
जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत बोलने की कोशिश की तो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि काजी साहब आपकी बहुत मेहरबानी, बैठ जाएं, बार बार कार्रवाई में मुदाखलत ना करें। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है। वहाँ क्या होता होगा ये तो देखने में पता चलेगा, कल मैं जाऊँगा ज़रूर। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FBI ने सरीना ईसा को मुकम्मल हक समाअत दिया है, जिसकी तफसील चेयरमैन FBI को रिपोर्ट में मौजूद है, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने इन्हें चेयरमैन FBI की रिपोर्ट में पेश करने की हदायत की तो जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल ने कहा कि क्या हम FBI की रिपोर्ट का जायज़ा ले सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट किसी और फोरम पर ज़ेर समाअत है। आखिरी पैरा है, जस्टिस उमरता बंदियाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि मौक़िफ़ देने के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें बता दें कि आप कब तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि कल आइन के आर्टिकल 87 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि कल ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँ। केस की मज़ीद समाअत आज जुमा तक मुलतवी कर दी गई, मतलब आज दोबारा समाअत थी, उसकी डिटेल आना भी बाकी है। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी पार्लियामेंट की सिफारिश पर फैसला करेंगे। सदर आरफ अलवी ने ये बयान दिया है और ये बड़ा अहम बयान है, जिसके हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू में सदर आरफ अलवी ने कहा कि तौहीन आमेज़ खाकों की अशात के रद्दमल में फ़्रांस के साथ ताल्लुकात और सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुतल्लिक़ करारदाद पर पार्लियामेंट की सिफारिश के बाद ही हुकूमत कोई हतमी फ़ैसला करेगी। आप जाना चाह रहे हैं? ठीक है, आप चले जाएँ। मजहबी तबके पर तशद्दुद एहतजाज बाज़ यूरोपीय ममालिक के इस्लाम पर इस्तेमाल का नतीजा है। इस्लाम में गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर आरफ अलवी ने कहा कि ख्वाजा पॉलिसी के फैसले वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है, ताहम पार्लियामेंट अपनी सिफारिशात सामने ला सकती है। एक जमहूरी मुल्क होने की हैसियत से फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश की। सफ़ीर को निकालने का फ़ैसला करारदाद की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। ताहम उनके बकौल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि सफ़ीर को निकालने से पाकिस्तान की मुआशी नुकसान होगा। डॉक्टर आरफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान के मजहबी तबके पर तशद्दुद एहतजाज बाज़ यूरोपीय ममालिक के इस्लाम के हवाले से इक़दामात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 18वीं आइनी तरमीम पर इमरान खान के एतराज़ात जायज़ हैं कि वसाइल के एतबार से वफाक का हिस्सा बढ़ना चाहिए। वफाक ने इसको मुश्तरका मफादात कौंसिल में रखा है, जिस पर बात होती रहती है। 18वीं तरमीम में बेहतरी के लिए भी तरमीम लाई जा सकती हैं। सदर ने कहा कि भारत के साथ जंगबंदी के मुआहदे की तौसीक़ का पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं, कश्मीर पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सदर आरफ अलवी ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज की इख़लाक़ का खैर मक़दम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है ये अमन की जानिब बेहतर कदम साबित होगा। आज की अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ फैज़ान अशरफ। ये थी आज की 4 अहम ख़बरें जिसके हवाले से आज मैंने आपको बताना था। एक अहम ख़बर जो आई थी वो ये थी, जाते जाते मैं उसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता दूँ कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के हवाले से आज इजलास बुलाया गया, जिसमें इमरान खान ने जो कारोबार है वो 6 बजे तक महदूद कर दिए हैं। जो जिम्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। उसके बाद SOPs हैं, उसके लिए फ़ौज को बुलाया गया है कि वो फ़ौज SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाए, चूँकि हमारी कौम डंडे से SOPs पर अमल करेगी। लिहाजा फ़ौज को ये दावत दी गई है कि प्लीज़ आएँ और अपना डंडा चलाएं। फिर देखते हैं कि कौन SOPs पर अमल नहीं करता। आपने भारत का हाल देख लिया है, एक दिन में
हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड कह लें केसेस आए हैं, 3.5 लाख केसेस आए हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की शदीद कमी हो गई है। अल्लाह ताला भारत को इस मुसीबत से निकाले, हमारी दुआ है। हमारा चूँकि वो दुश्मन है, लेकिन जब ऐसी मुसीबत आती है तो दुश्मन को भी बददुआ नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पे भी इंसान है, हमारी तरह इंसान है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, लेकिन इंसानियत सबसे बढ़ के है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको इस मुसीबत से जल्द निजात दिलाए और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो कोरोना पर फैला हुआ है ये जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि जो रूटीन है, जो दुनिया के मामलात हैं, वो एक दफ़ा दोबारा फिर गैर मामूली चलना शुरू हो जाएं और जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये यकीनी सूरत हाल में बदला जा सके। इसके लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि इसे निकला जाए, क्योंकि अब वैक्सीन भी तैयार हो गई है, लेकिन वो एक महदूद पैमाने पर पाकिस्तान में लाई जा चुकी है। अभी तक सिर्फ 22 करोड़ में से सिर्फ 16 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन एक तरतीब के साथ लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं, बाकी मुल्कों की निस्बत अभी फिर बढ़ना शुरू हो गया है। हमें एहतियात करनी चाहिए, मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। मास्क पहनने मैं तो अभी रूम में हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना, लेकिन मैंने ये मास्क अपना साथ रखा हुआ है। जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं ये मास्क का इस्तेमाल लाजमी करूँगा। आप भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी फैमिली को बचा सकेंगे, आप अपने आप को बचा सकेंगे, दूसरों की फैमिली को बचा सकेंगे। अगर कोई और नहीं पहनेगा, आप भी नहीं पहनेंगे, तो आपकी फैमिली भी ख़तरे में होगी और उनकी फैमिली भी ख़तरे में होगी। जिस तरह आजकल भारत में हो रहा है कि उन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया, उन्होंने इस पे लिखा जिसके बाद आज देख लें वहाँ के हालात क्या हो गए हैं, और हमें सबक सीखना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो इस मुसीबत से निकल जाएं, क्योंकि ये अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी लगे। पाकिस्तान में तो अभी बहुत कम केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पे इस तरह के अभी मामलात नहीं हैं, लेकिन जिस तरह कोरोना का रुझान बढ़ रहा है वो अब दही इलाकों में भी ये कोरोना फैलना शुरू हो गया है। और जहाँ पे 5% केसेस की शरह है वहाँ पे स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। और अगर किसी कारोबारी शख्स को या कारोबार को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तालीम के मैदान में भी बहुत नुकसान हुआ है। जो बच्चे थे वो तकरीबन पूरा साल स्कूल नहीं जा सके, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, तो उनकी क्या बेस बनेगी और वो आगे जाके क्या पढ़ेंगे। और वालिदैन भी परेशान हैं इस हवाले से। अल्लाह करे कि ये वबा जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि ये रूटीन दोबारा फिर हमारी बन सके। इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।